हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो है फिजिक्स फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड क्लास 12 के ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट या इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एमसीक्यू 10 प्रॉब्लम्स का एक सेट है। उस पर आपको फोकस करना है और उसको बनाने की कोशिश करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर सेंटीपिटल फोर्स F इक्वल टू -k/r², where k is constant. Then total energy of the particle will be, चार ऑप्शन दिया हुआ है, k/2r, k/2r², k/2r³, k/2r4। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ पर जो सेंटीपिटल फोर्स काम कर रहा है, जिसको हिंदी में अभिकेंद्र बल कहते हैं, वो है F इक्वल टू -k/r², जहाँ k एक कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी बताइए कितना होगा। टोटल एनर्जी बताइए कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, mv²/r, और ये सेंटीपिटल फोर्स दिया हुआ है आपको -k/r², तो एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब mv² बराबर हो गया आपको -k/r। इसलिए काइनेटिक एनर्जी निकालिए आप, के ई काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। मतलब mv² का वैल्यू यहाँ बिठा देंगे आप, -k/r, ये हो जाएगा -k/2r। हमने क्या किया, mv² का वैल्यू पुट कर दिया, हाफ यहाँ पे है और -k/r, तो -k/2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा आपको F/dr, को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। F का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, कितना है आपको -k/r -k/r² dr, इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग इन्फिनिटी से r तक। -k हम बाहर कर देते हैं, इन्फिनिटी टू r, r ऊपर चला जाएगा, r⁻² dr। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा -k 1/r इन्फिनिटी टू r। तो मतलब इसको आप कर सकते हैं -k, आपको आ जाएगा ये 1/r -1/∞, यहाँ पर माइनस है, एक माइनस यहाँ पर भी आएगा आपको, इसके चलते -1/r, तो -1/r प्लस 1/∞, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, तो k/r आ गया आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी, दोनों को जोड़ दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है -k/2r और प्लस k/r। एलसीएम ले लीजिए, 2r एलसीएम हो गया, -k + 2k, दैट इज k/2r। ये इसका ऑप्शन आया टोटल एनर्जी का। कहाँ पर है टोटल एनर्जी का जो ऑप्शन आया, वो कहाँ पर है उसको देखिए उसमें, दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए सर्टेन मीडियम इज sin−1 3/5। द क्रिटिकल
एंगल ऑफ ए सर्टन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5. द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम विल बी, मीडियम का पोलराइजिंग एंगल कितना होगा? साइन इनवर्स 4/5, टेन इनवर्स 5/3, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 4/3. किसी मीडियम का क्रांतिक कोण जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वो है साइन इनवर्स 3/5. तो कहता है उस मीडियम का एंगल ऑफ पोलराइजेशन ध्रुवन कोण कितना होगा? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है. कैसे बनाएंगे आप? बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बन सकता है तो बन जाएगा, आसानी से बनेगा ये. आपको क्रिटिकल एंगल और पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला और पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला कितना होता है वो आपको मालूम होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल आप पढ़े हैं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हैं वहां पर से क्रांतिक कोण में म्यू इक्वल टू 1/sin c. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c इज क्रिटिकल एंगल. यहां से अगर आप उलट देते हैं तो sin c विल बी 1/μ, 1/μ. Therefore c will be sin inverse 1/μ. ये क्रिटिकल एंगल हो गया. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 3/5. ये जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स 3/5. यहां पे आ गया साइन इनवर्स 1/μ. साइन साइन इनवर्स दोनों तरफ हट जाएगा, इसलिए 3/5 इज 1/μ. तो आपको यहां से म्यू निकल जाएगा. 3μ इज 5, इसलिए म्यू इक्वल टू 5/3. म्यू निकाल दिया हम लोग. तो निकालना आपको क्या है? पोलराइजिंग एंगल निकालना, नहीं एंगल ऑफ पोलराइजेशन. ब्रेविस्टर्स लॉ, ब्रेविस्टर्स लॉ याद कीजिए. ब्रेविस्टर्स लॉ वहां कहता है 10 IP इक्वल टू म्यू. इसलिए IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज 10 इनवर्स म्यू, और म्यू का वैल्यू आपको दिया है 5/3, इसलिए 10 इनवर्स 5/3. ये इसका ऑप्शन आएगा. अब 10 इनवर्स 5/3 देखिए कहाँ पे है. 10 इनवर्स 5/3 कहाँ पे है? आप देख रहे हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 10 इनवर्स 5/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप वहां से. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट वेव्स इन एयर एंड इन ए मीडियम आर 6000 एंगस्ट्रॉम and 4000 angstrom respectively. The critical angle each critical angle फिर आपको यहां से निकालना होगा कितना होगा. यहाँ क्रिटिकल एंगल दिया हुआ था, एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकाले हम लोग. यहाँ पर आप वेवलेंथ दिया हुआ है ग्रीन लाइट वेव्स का एयर में और मीडियम में, तब कहता है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? क्रिटिकल, यहां पर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ आपको यहां दिया हुआ है ग्रीन लाइट का. अगर उस वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं तो आपको यहां पर दिया हुआ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं. ग्रीन लाइट का है एयर में, तो मतलब आप कह सकते हैं कि लैम्डा ए बाय लैम्डा एम, मतलब आप निकाल सकते हैं, या आप अकेले अकेले लिखिए. पहले लैम्डा ए एयर में है 6000 एंगस्ट्रॉम और मीडियम में है 4000 एंगस्ट्रॉम. 4000 एंगस्ट्रॉम. तो क्रिटिकल एंगल उसमें कितना होगा? तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, जहां पढ़ाते थे हम लोग, वहां पढ़े होंगे आप
म्यू इक्वल टू साइन 1/sin c, 1/sin c। ये जा रहा है एयर से मीडियम में, एयर से मीडियम में जा रहा है, तो एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 1/sin c हो जाएगा। इसलिए साइन सी बराबर अगर हम यहां से लिखेंगे तो दैट विल बी 1/a/μm, 1/a/μm हम लोग का चलाएगा वहां से 1/a/μm चला जाएगा यहां से। अब आप a/μm का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अब यहां से देख सकते हैं a/μm that is velocity in air by velocity in medium, frequency सेम होगा, that is lambda a by lambda m। अब lambda a देखिए 6 है, 6000 by 4000, ये हो गया आपको 6/4 that is 3/2, ये हो गया a/μm। अब यहां से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से ये वैल्यू हम यहां ले आते हैं, तो साइन c इज 1/3/2 दैट इज 2/3 साइन c हो गया। देयरफॉर c इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। ये क्रिटिकल वैल्यू का ऑप्शन आएगा। साइन c इज, यहां पे हम लोग यहां से हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। और ऑप्शन देखिए कहां पर है, ये ऑप्शन देखिए कहां पर है, ये टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 3/2, साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 3/2। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। देखिए कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप इसको समझिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक जल्दी से। चलिए ठीक है, अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 3a एंड 2a। दो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड है 3a और 2a, इंटरफेयर एट ए पॉइंट हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। दोनों इंटरफेयर करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है और फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में 60 डिग्री। The intensity at that point will be proportional to, उस पॉइंट पर दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा। चार ऑप्शन है देखिए, 5a², 13a², 7a² और 19a²। 5a², 13a², 7a² एंड 19a²। तो ये आपको ऑप्शन में से चूज करना है क्या होगा। आप जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए पहला इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगा 3a का स्क्वायर, वो 3a का स्क्वायर हो जाएगा आपको। 3a का स्क्वायर मतलब आप कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 9a², 9a², और आई हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर दैट इज 4a²। ये आपको निकल गया। फाई दिया हुआ यहाँ पे 60 डिग्री, फाई दोनों के बीच का जो दिया हुआ है वो है आपका वहां पे 60 डिग्री। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। I1 देखिए कितना हो गया 9a², I2 कितना हो गया
4a² प्लस 2 और ये हो गया आपको 9a² इंटू 4a² इंटू कॉस 60। ये 9 और 4 13a² आ गया प्लस 2, ये 9 4 36a² का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a²। कॉस 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया। ये 13a² इंटू 6a² दैट इज 19a²। 19a² के ये इसका एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शन होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 5a², 13a², 7a², 19a², इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए। 4 में एक सर्किट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं एक सर्किट है, यहाँ पे 12 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ से 12 वोल्ट का बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है जुड़ा हुआ है। तो कहता है इन द शोन सर्किट करंट I1 एंड I2 आर। I1 और I2 का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। चारों ऑप्शन की सहायता से आपको I1 और I2 का वैल्यू बताना है, यहाँ से कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे यहाँ से कि R इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखिए R इक्विवेलेंट, इसको कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है तो हो जाएगा 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4 और उसके साथ ये दोनों सीरीज में है +2 + 1। तो ये कितना हो गया 48/16 +2 + 1 16 3 हो गया 48 3 2 5 1 6 ओम 6 ओम। ये रेसिस्टेंस आ गया इसका R इक्विवेलेंट का। तब आप करंट निकालिए I = E/R इक्विवेलेंट। तो E कितना है 12 वोल्ट है और ये है 6 ओम, तो ये हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट मतलब यहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से जो जा रहा है ये करंट है 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन है इसमें कि I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। तो पैरेलल करंट में आप जानते हैं क्या होता है इससे, ये I का वैल्यू निकल गया तो I1 का वैल्यू आप निकालेंगे तो I × R2 ये हो जाएगा I × 4 बाय R1 + R2 12 + 4। तो ये हो गया I हो गया आपका कितना 2 एम्पियर, आप देख रहे हैं 2 × 4/16 2 × 4/16 4 4 जा 16 2 हाफ दैट इज हाफ। हाफ का मतलब हो गया 0.5 एम्पियर। I1 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपको 0.5 एम्पियर। तो I = I1 + I2, तो I2 निकाल सकते हैं आप, I - I1 सीधे कर दीजिए, 2 - 0.5 दैट इज 1.5 एम्पियर। इसलिए I1 कितना हो गया 0.5 और I2 कितना हो गया 1.5। तो I1 0.5 और I2 1.5 कहाँ पे है, बी नंबर में है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए कंडक्टर वायर हैविंग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैरीज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर 20 एम्पियर का वो करंट कैरी करता है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1.25 10⁻⁻4 1.25 10⁻⁻3 1.25 10⁻⁻5 6.25 10⁻⁻3 ये आपको दिया हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बीच क्या रिलेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ कि पहले क्या क्या है वो देखिए आप। n दिया हुआ है आपको 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया है, मतलब n is 10⁻⁻²,
29। करंट दे दिया है आपको 20 एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। फॉर्मूला आप जानते हैं, I इक्वल टू ANEVD, I इक्वल टू ANEVD, देयरफॉर VD इज इक्वल टू I बाय ANE। अब आप यहाँ I का वैल्यू उठा दीजिए 20, A का वैल्यू उठा दीजिए 10⁻⁻6, N का वैल्यू उठा दीजिए 10⁻29 और E का वैल्यू उठा दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया आपको मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। इसी को आपको शॉर्ट कर देना है। 1.6 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, तो ऊपर हो जाएगा 200/16 और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है 10⁻⁻6 और 10⁻⁻19, 10⁻⁻25, 29 में 25 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻24 ऊपर ले जाइए 10⁻⁻24। अब इसमें इससे भाग दे, ये आएगा आपको 12.5 इंटू 10⁻⁻4। ये वहां पे नहीं है, कहीं पे 1.25 है, तो 1.25 में लाने के लिए 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज 1.25 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है, 1.25 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये 1.25 10⁻⁻4, 1.25 10⁻⁻3, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन एन एसी सर्किट V and I आर गिवन बाय V इक्वल टू 150 sin 150t and I इक्वल टू 150 sin 150t plus pi/3। The power dissipated in the circuit R, सर्किट में कितना पावर खर्च होगा वो आपको बताना है। सर्किट में पावर कितना खर्च होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, दैट इज पावर फैक्टर। VRMS हो गया आपको V0/√2, IRMS इज I0/√2 इंटू cos phi। V0 दिया हुआ है, दिस इज योर V0 150, दिस इज V0, दिस इज I0 150, तो 150/√2 और दिस इज cos pi/3, तो ये हो गया आपको कितना 150/√2 और cos 60 का वैल्यू हाफ आ गया, ये तो मतलब हो गया 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय √2 2 इंटू 2 4। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट। आप दोनों को डिवाइड करते हैं 25 15 15 225 पर डबल जीरो आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 20, 4 5 20 हो गया, 4 6 24, एक आया 4 2 28, 4 5 20 वाट 5625, दैट इज ऑप्शन वेयर
एक सच है 150 5625 5625 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए क्या कहता है। इन द गिवन नेटवर्क फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 माइक्रोफैराड। एक यहाँ नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें एक है सी, यहाँ पर देखिए फिगर में ये सी लगा हुआ है। कहता है इस सी का कितना वैल्यू होगा कि ये पूरे नेटवर्क का ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, दिस इज बी, यहाँ पे ए है और आपको यहाँ पे बी है, दिस इज बी, यहाँ पे बी है। इस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हाँ यहीं पे बी है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 3 माइक्रोफैराड। सी का कितना वैल्यू रखना पड़ेगा। इन द गिवन नेटवर्क फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 माइक्रोफैराड। ऑप्शन है 1/5, 31/5, 48 एंड 36। ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कितना वैल्यू उसका होगा। ठीक है, तो वो कंडेंसर का सीरीज एंड पैरेलल है। कंडेंसर का सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग आपका क्लियर है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सो हम लोग यहाँ देखते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लेते हैं, देखिए यहाँ से ये पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया ए बना दिए और यहाँ पे सी ले लिए, और सी के बाद यहाँ पे हम लोग सी लिए और यहाँ से 2 पार्ट हम कर देते हैं, इसको 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट इधर से होते हुए बी तक पहुंचा, एक पार्ट इधर से होते हुए बी तक पहुंचा है। तो यहां में एक है आपका 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। अब इसको देखिए, ये 4 है और इधर से ये दोनों सीरीज में है, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड सीरीज में है। तो कितना होगा 6 × 12 बाय 6 + 12, ऊपर हो गया 72, नीचे हो गया 18, 4। मतलब ये दोनों मिल करके आपका 4 आ जाएगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से इमिट कर देते हैं और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका यहाँ से एक 4। अब ये 4 और ये 4 पैरेलल में हो गया, तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8। मतलब ये 2 है और ये दोनों मिल करके यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक तो 8 माइक्रोफैराड का 8। तो यहाँ हम लगा देते हैं, एक 2 हो गया और एक हो गया 8 माइक्रोफैराड। ये आ गया आपको यहाँ से बी पॉइंट पर आ गया। अब इधर से आइए, देखिए इधर से है 1 माइक्रोफैराड और यहाँ पर 2 और 2 सीरीज में जुटा हुआ है, 2 और 2 फिर सीरीज में जुटा हुआ है। तो 2 × 2 बटे 2 + 2, 4/4, 1 हो गया ये। मतलब ये दोनों मिल करके 1 आ जाएगा यहाँ से 1, और ये 1 और 1 ये फिर 2 पैरेलल में आ जाएगा, तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड आया और यहाँ पर 8 लगा हुआ है, आपको 8 लगा हुआ देखते हैं यहाँ से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस दोनों का फिर एक निकालना है। ये सी है, आप देख रहे हैं ए पॉइंट से ये सी है। अब यहाँ से एक ठो इसको बना दीजिए और इसको एक ठो बना दीजिए। ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में है, तो सीरीज में है दोनों, तो क्या होगा फिर आपका, देखिए सीरीज में 2 × 8/2 + 8, 16/10, मतलब ये 16/10, नीचे भी आ जाएगा 16/10। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं, यहाँ से पूरे को हटाते हैं यहाँ से। देखिए ये ए हो गया, यहाँ से सी हो गया। अब ये दोनों सीरीज पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 16/10 आगे आपको पैरेलल में है दोनों, तो 16/10 × 16/10 + 16/10, 2 से गुना कर देंगे तो 32/10 आ जाएगा।
32/10 और ये C, ये B आ गया आपको। यहाँ से जो CAB का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज C इंटू 32/10 प्लस C इंटू 32/10, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से ये 3 दिया हुआ क्वेश्चन में, दिस इज 3, तो 3 इज 32C/10 और यहाँ से ऊपर जाएगा ये 10/10C प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया आपका वहां से। तो जब वो कैंसिल हो गया तब आप क्या करेंगे, यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इधर से लेते आइए, यहां से ये 32 है, आप देख रहे हैं दिस इज 32। इधर से करते हैं हम लोग 32C, यहां से इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32C इज 30C प्लस 32 इंटू 3 96, इधर माइनस कर दीजिए इसको। 2C इज 96, इसलिए C इज 96/2, 48 माइक्रोफैराड। ये 48 माइक्रोफैराड का कंडेंसर अगर C के जगह पर हम रखते तो उसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड आता है। ऑप्शन देखिए, 1/5 माइक्रोफैराड, 31/5, 48 माइक्रोफैराड एंड 36 माइक्रोफैराड, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक नेटवर्क दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में एक नेटवर्क दिया गया है, क्या कहता है देखिए, कंसिडर स्टेटमेंट ऑफ द गिवन नेटवर्क। यहां देख रहे हैं R R 2R 2R और यहाँ पे G है, बीच में गैलोमीटर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ G, मतलब G उसमें नहीं रहेगा। दूसरा कह रहा है कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो 4/3R होगा। और तीसरा कह रहा है कि करंट थ्रू G इज 0, इस G से करंट 0 होगा। तो अगर आप गौर करके उस सर्किट को देखेंगे तो वो सर्किट जो है जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में ये सर्किट है हम लोग के पास, और कुछ नहीं। ये R है और ये 2R और ये 2R है और ये G है और यहाँ सेल लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है यहाँ से। तो हम लोग R इक्विवेलेंट जब निकालते हैं रेसिस्टेंस, अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है तो ये सर्किट से हट जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। तो आप देखिए वहां से R का रेशियो और 2R का रेशियो, मतलब R/R दैट इज 2R/2R, दोनों सेम है, इसलिए ये हट जाएगा। मतलब A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो G से फ्री होगा, G से फ्री होगा, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो कहता है कि R इक्विवेलेंट होगा कितना, जब ये हट जाएगा, जब हम लोग का ये हट जाएगा तब R इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 4R, पैरेलल में लेंगे तो 2R इंटू 4R बाय 2R प्लस 4R, मतलब हो गया ऊपर 8R और नीचे 6R, ये कैंसिल हो गया 4/3R, 4/3 हो जाएगा, नहीं R स्क्वायर ऊपर में होगा तो एक तो R बचेगा आपका कटने के बाद, तो ये R हो जाएगा 4/3R। तो स्टेटमेंट सेकेंड है R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 4/3R, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम लोग बताए थे कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो बीच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा, ये करंट 0 हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट भी 0 हो जाएगा, G से देयर विल बी नो करंट, इसलिए स्टेटमेंट 3 करंट से G इज 0। इसका मतलब है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए यहाँ पर जो होगा ओनली 1, ओनली 2, सेकेंड एंड थर्ड एंड 1 2 3 ऑल, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा।
आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I एट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज शोन इन द फिगर। इस फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में ये वोल्टेज है और ये करंट है, इसके बीच में किसी कंडक्टर का ग्राफ खींचा गया है एट टेम्परेचर T1 एंड T2। कहता है देन विच रिलेशन इज करेक्ट, तो कौन सा रिलेशन इसमें सही है? T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज लेस देन T2, T1 इज इक्वल टू T2 और T1 इज इक्वल टू 1/T2। तो टेम्परेचर पर करंट है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घट जाएगा। आप किसी एक पॉइंट पर लीजिए, जिसके यहाँ पर वोल्टेज है हम लोग का देखिए, और ये हम लोग देखते हैं यहाँ से इस वोल्टेज पर ये करंट देखिए T1 टेम्परेचर में यहाँ पर ज़्यादा है करंट यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इसमें किसी एक टेम्परेचर पर लेंगे हम लोग तो करंट का वैल्यू, या इस टेम्परेचर पर यहाँ करंट का वैल्यू आ रहा है इस वोल्टेज के लिए, और इस टेम्परेचर पर करंट का वैल्यू आ रहा है इस वोल्टेज के लिए। तो द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I एट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज शोन, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। हम लोग क्या समझेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा? घट जाएगा, करंट का मान घट जाएगा। यहाँ से हम लोग स्लोप अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ से अगर इसको हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से अगर हम एक स्लोप निकालेंगे इसके लिए V और I, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा। और इसका अगर निकालते हैं तो इसका वोल्टेज और इसका रेसिस्टेंस, इसमें जो होगा डेल्टा V बाय डेल्टा I, डेल्टा I विल बी R। टेम्परेचर जिसका बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस आपका, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और करंट घट जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट घट जा रहा है, करंट घट जा रहा है, इसका मतलब T2 का जो वैल्यू है वो T1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, तब ना करंट घट गया, यहाँ से करंट घट गया इसके साथ से। इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए हम लोग के लिए। चलिए, इस तरह का कॉम्पिटिटिव टाइप का जो प्रॉब्लम्स है वो हम लेकर के आपके पास आते रहेंगे हमेशा, जब तक आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।